नमस्कार साथियों, मैं सुरेश कुमार मिठारवाल। आज के इस टॉपिक में हम भारत के पिछड़े वर्ग के संबंध में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। भारत के जब संविधान का निर्माण हुआ था उस समय SC ST को सेवा और शिक्षा में आरक्षण का प्रावधान किया गया था, लेकिन इसके अलावा जो वर्ग पिछड़ा हुआ था उसके संबंध में किसी प्रकार का कोई प्रावधान नहीं किया गया था। तो इसके संबंध में बाद में जाके प्रावधान किए गए। भारतीय जो संविधान है उसके अंदर पिछड़े वर्ग को कहीं भी किसी प्रकार की कोई परिभाषित नहीं किया गया। केवल राष्ट्रपति को अनुच्छेद 340 के तहत ये शक्ति दी गई थी कि SC ST को छोड़कर सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से जो वर्ग पिछड़ा हुआ है उसकी पहचान के लिए राष्ट्रपति एक आयोग गठित कर सकता है और वह आयोग अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को देगा और राष्ट्रपति उस प्रतिवेदन को संसद में प्रस्तुत करवाएगा। तो अनुच्छेद 340 में ये प्रावधान किया गया है कि सामाजिक शैक्षणिक दृष्टि से, सामाजिक और शिक्षा की दृष्टि से जो पिछड़ा वर्ग है उसकी पहचान के लिए राष्ट्रपति एक आयोग गठित कर सकता है और आयोग अपना प्रतिवेदन राष्ट्रपति को, राष्ट्रपति उसे संसद के समक्ष प्रस्तुत करवाएगा। आर्थिक दृष्टि से पिछड़ेपन का कोई उल्लेख नहीं किया गया है। इसी अनुच्छेद 340 के तहत काका कालेलकर साहब, या इसे काका कालेलकर आयोग के नाम से भी जाना जाता है, काका कालेलकर आयोग का गठन किया गया। भारत में पिछड़े वर्ग की पहचान के लिए या भारत में कौन सी जातियां जो सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़ी हुई हैं उनकी रिपोर्ट तैयार करने के लिए काका साहब कालेलकर की अध्यक्षता में 1953 में एक आयोग गठित किया गया। इस आयोग की कुल सदस्य संख्या 10 थी। काका कालेलकर आयोग ने 1955 में केंद्र सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपी। इस आयोग को प्रथम पिछड़े आयोग के नाम से भी जाना जाता है। तो काका कालेलकर आयोग किसके संबंध में था? पिछड़ी हुई जातियों की पहचान करना, किसके आधार पर? सामाजिक और शिक्षा की दृष्टि से पिछड़े हुए लोगों की। कब गठित हुआ? 1953 में। कुल सदस्य संख्या 10 थी। केंद्र सरकार को इसने अपनी रिपोर्ट 1955 में सौंपी। इसे भारत का प्रथम पिछड़ा आयोग के रूप में भी इसे जाना जाता है। काका कालेलकर आयोग ने 2399 जातियों को पिछड़े वर्ग में शामिल किया, लेकिन केंद्र सरकार ने काका कालेलकर आयोग रिपोर्ट को अस्पष्ट और अव्यावहारिक मानते हुए इसे लागू नहीं किया गया। अर्थात पहली बार जो प्रयत्न किया गया OBC वर्ग को आरक्षण देने का, लेकिन यह प्राप्त नहीं हुआ। इसके बाद 1977 में मोरारजी देसाई सरकार बनी। मोरारजी देसाई सरकार के अंदर दोबारा एक आयोग गठित हुआ पिछड़े वर्ग के लिए, जिसका नाम था बिंदुएश्वरी प्रसाद मंडल। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री बिंदुएश्वरी प्रसाद मंडल की अध्यक्षता में पिछड़े वर्ग की पहचान के लिए भारत में दूसरा पिछड़ा आयोग गठित हुआ, जिसे BP मंडल आयोग के नाम से भी जाना जाता है, या इसे मंडल आयोग भी कहा जाता है। जब मंडल आयोग का गठन जनवरी 1979 में हुआ और मंडल आयोग ने अपनी रिपोर्ट दिसंबर 1980 में केंद्र सरकार को सौंपी। तो यहाँ प्रश्न बनता है, मंडल आयोग किससे संबंधित है? तो सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग के लिए दूसरा जो आयोग बना उसे मंडल आयोग या BP मंडल आयोग के नाम से जाना जाता है। जनवरी 1979 में इसका गठन हुआ। आयोग ने दिसंबर 1980 में अपनी रिपोर्ट केंद्र को सौंप दी। मंडल आयोग ने जो रिपोर्ट तैयार की, उस पिछड़ेपन की जो पहचान की गई, उनमें उन्होंने 3 पिछड़ेपन का जो मापदंड निर्धारित किया, उसमें 11 सूचक उन्होंने बनाए, 11 मापदंड के आधार बनाए, जो जाति के आधार पर,
आर्थिक आधार पर और सामाजिक पिछड़ेपन और धर्म के आधार पर उन्होंने ये मापदंड निर्धारित किए थे। ये 11 थे और उन्हीं के आधार पर मंडल आयोग ने भारत की 3,743 जातियों को पिछड़े वर्ग में शामिल किया। तो यहाँ प्रश्न पूछा जाता है, मंडल आयोग किससे संबंधित है, इसका गठन कब हुआ, इसने अपनी रिपोर्ट कब सौंपी, इसके मापदंड के कितने सूचक निर्धारित किए, कितनी जातियों को पिछड़े वर्ग में इन्होंने शामिल किया, और इस आयोग ने ये सिफारिश की कि अन्य पिछड़े वर्ग जो सामाजिक और शिक्षा की दृष्टि से पिछड़े हुए हैं उन्हें सेवा और शिक्षा में 27% आरक्षण दिया जाए। कितना प्रतिशत आरक्षण दिया जाए? 27% आरक्षण दिया जाए। इसके साथ साथ इन्होंने ये भी बताया था कि आर्थिक आधार पर भी लोगों को आरक्षण 10% आरक्षण मिलना चाहिए। जब आयोग ने अपनी रिपोर्ट सौंपी उसी समय अगस्त 80 में रिपोर्ट सौंपी, तत्काल रूप से इसे लागू नहीं किया गया। अगस्त 1990 में वीपी सिंह विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार ने मंडल आयोग की कुछ सिफारिशों को स्वीकार कर लिया गया और उसकी घोषणा कर दी गई। तो प्रश्न बनता है, मंडल आयोग को प्रथम बार किस प्रधानमंत्री के शासनकाल में स्वीकार किया गया था? तो अगस्त 1990 में विश्वनाथ प्रताप सिंह सरकार के नेतृत्व में मंडल आयोग की कुछ सिफारिशों को आंशिक रूप से क्या किया गया था? स्वीकार किया गया था। जब मंडल आयोग ने वीपी सिंह सरकार ने मंडल आयोग की सिफारिश को स्वीकार करते हुए सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से जो पिछड़ा वर्ग था उनको शिक्षा और सेवा में 27% आरक्षण दे दिया गया। जब आरक्षण की घोषणा की गई उसके खिलाफ जो जनरल वर्ग के, जो सामान्य वर्ग के लोग थे, उन्होंने इस जो घोषणा थी उसको कोर्ट में ले गए या सर्वोच्च न्यायालय में ले गए और सर्वोच्च न्यायालय में याचिका पेश करके इस पर रोक लगा दी गई। तो मंडल आयोग की सिफारिश जो वीपी सिंह सरकार ने स्वीकार की थी उन सभी पर सर्वोच्च न्यायालय में याचिका प्रस्तुत की गई और न्यायालय ने आरक्षण पर रोक लगा दी। तो आरक्षण जो याचिका लगाई गई उसमें प्रमुख नाम था इंदिरा साहिनी। तो ये केस चला सर्वोच्च न्यायालय में, इंदिरा साहिनी बनाम भारत संघ विवाद 1992। ये प्रश्न पूछा जाता है यहाँ बार बार कि इंदिरा साहिनी बनाम भारत संघ विवाद किससे संबंधित था? तो पिछड़े वर्ग से संबंधित था। पिछड़े वर्ग को संवैधानिक प्रावधान को लेकर जो आरक्षण दिया गया था उसको लेकर ये विवाद चला, जिसे इंदिरा साहिनी बनाम भारत संघ विवाद 1992 के नाम से जाना जाता है। इस विवाद को मंडल केस या मंडलवाद के नाम से भी जाना जाता है। इंदिरा साहिनी या मंडल केस में सर्वोच्च न्यायालय के 9 न्यायाधीशों की एक बेंच बनाई गई। 9 न्यायाधीशों की बेंच ने इस मंडल केस के ऊपर या मंडल आयोग की जो सिफारिश थी उसके ऊपर विचार विमर्श किया और 6-3 के बहुमत से निर्णय दिया। 6 न्यायाधीश पक्ष में और 3 विपक्ष में थे और इन्होंने इंदिरा साहिनी वाद में या मंडलवाद में न्यायाधीशों ने जो निर्णय दिया या सर्वोच्च न्यायालय ने जो निर्णय दिया वो इस प्रकार थे। मंडल आयोग ने बताया कि अनुच्छेद 16(4) में पिछड़े वर्ग को शिक्षा और सेवा में 27% आरक्षण दिया जाए। मंडलवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने ये निर्णय दिया कि अनुच्छेद 16(4) में पिछड़े वर्ग को शिक्षा व सेवा में 27% आरक्षण दिया जाए। इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने एक नई संकल्पना प्रस्तुत की, एक नया सिद्धांत प्रस्तुत किया जिसे क्रीमी लेयर की संकल्पना कहा जाता है। इन्होंने ये प्रावधान किया कि निश्चित आय से ज़्यादा ओबीसी वर्ग में निश्चित आय से ज़्यादा आय वाला वर्ग क्रीमिलेयर होगा और उसके अलावा शेष नॉन क्रीमिलेयर होंगे। तो हम जब जाति प्रमाण पत्र बनाते हैं ओबीसी वर्ग के अंदर तो जाति प्रमाण पत्र 2 प्रकार से जारी होता है, एक क्रीमिलेयर एक नॉन क्रीमिलेयर। तो क्रीमिलेयर नॉन क्रीमिलेयर की जो संकल्पना थी वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ही दी गई।
नॉन क्रीमिलेयर का मतलब होता है कि उन्हें आरक्षण, ओबीसी का आरक्षण मिलना चाहिए। क्रीमिलेयर का मतलब होता है कि उनके पास जो आंकड़ा, जो मापदंड निर्धारित किया गया है आय का, उससे ऊपर अगर उसके पास आय है या उतनी है, जैसे वर्तमान में 8 लाख निर्धारित कर रखी है, तो 8 लाख से ऊपर वाला क्रीमिलेयर, उससे नीचे वाला नॉन क्रीमिलेयर जो जाति प्रमाण पत्र बनता है। और नॉन क्रीमिलेयर वर्ग को ही सेवा और शिक्षा में ओबीसी वर्ग के कोटे का आरक्षण या लाभ प्राप्त होता है। नंबर 3 निर्णय था, विशेष परिस्थिति को छोड़कर आरक्षण की अधिकतम सीमा 50% हो सकती है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि भारत में किसी राज्य में आरक्षण, अधिकतम आरक्षण की सीमा 50% हो सकती है, लेकिन इसमें एक शब्द जोड़ दिया गया, विशेष परिस्थिति। तो विशेष परिस्थिति का हवाला देते हुए तमिलनाडु में आरक्षण की सीमा बहुत ज़्यादा है, और राजस्थान में भी विशेष परिस्थिति को मद्देनजर रखते हुए आरक्षण की सीमा 50% से ऊपर है। इसके साथ साथ नंबर 4 बिंदु पर यह भी कहा गया कि प्रथम नियुक्ति में ही आरक्षण प्राप्त होना चाहिए। ध्यान दो कि सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि SC ST को प्रथम नियुक्ति, जब पहली नियुक्ति उसको किसी उम्मीदवार को प्राप्त होती है किसी, तो उसमें ही आरक्षण प्राप्त हो। प्रोन्नति या पदोन्नति में आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं किया गया। इस निर्णय को, सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय को VP सिंह व PV नरसिम्हा राव सरकार ने इसे भारत में लागू कर दिया गया, और 27% आरक्षण केंद्र में ओबीसी वर्ग को प्रदान किया गया। इसी के चलते उसी समय भारत में ओबीसी वर्ग के निर्धारण के लिए या उनकी सुरक्षा के लिए एक आयोग भी गठित किया गया। इसके लिए संसद में एक कानून बना, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम 1993। संसद ने पिछड़े वर्ग के हितों की सुरक्षा के लिए एक अधिनियम पारित किया, जिसे राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम 1993 के नाम से जाना जाता है। 1 फरवरी 1993 में यह अधिनियम लागू हुआ, और इसके तहत, इस अधिनियम के तहत अगस्त 1993 में भारत में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन हुआ या स्थापना हुई। प्रश्न पूछा जाता है, भारत में राष्ट्रीय पिछड़े आयोग की स्थापना कब हुई? अगस्त 1993 में। किसके तहत? राष्ट्रीय पिछड़े वर्ग आयोग अधिनियम 1993 के तहत हुई। भारत के राष्ट्रीय पिछड़े आयोग में कुल सदस्यों की संख्या 5 है। प्रथम अध्यक्ष था न्यायमूर्ति RN प्रसाद। इसके साथ साथ हमने ऊपर पढ़ा कि भारत के संविधान में पिछड़े वर्ग को लेकर कहाँ कहाँ क्या क्या प्रावधान किया गया। तो अपने पढ़ा 340 राष्ट्रपति को अधिकार दिया गया कि वह पिछड़े वर्ग आयोग का गठन कर सकता है। इसके साथ साथ संविधान में एक नया अनुच्छेद जोड़ा गया था 15(4) कि सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े नागरिकों के लिए राज्य विशेष उपबंध कर सकता है। ये अनुच्छेद भी बार बार पूछा जाता है कि कौन से अनुच्छेद में सामाजिक शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग का उल्लेख किया गया है। तो 15(4). अनुच्छेद 16(4) में सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग के लोगों को शिक्षा और सेवा में आरक्षण दिया गया। तो प्रश्न बनता है कि कौन से अनुच्छेद के तहत आरक्षण दिया गया पिछड़े वर्ग को, सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग को शिक्षा और सेवा में आरक्षण दिया गया था। अनुच्छेद 16(4) और 15(4) में सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों की पहचान करने का प्रावधान किया गया था। भारत के संविधान में 77वां संविधान संशोधन 1995 में किया गया, जिसमें एक नया अनुच्छेद जोड़ा गया, अनुच्छेद 16(4) के। इस अनुच्छेद में प्रावधान किया गया कि SC ST को प्रमोशन या पदोन्नति में आरक्षण को स्वीकार किया गया। OBC को पदोन्नति में या प्रमोशन में आरक्षण प्राप्त नहीं होगा। तो अनुच्छेद 16(4) के SC ST को प्रमोशन में या पदोन्नति में आरक्षण का प्रावधान करता है। इसके साथ साथ ही 81वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत संविधान में एक नया अनुच्छेद और जोड़ा गया, 16(4)(ख). यह अनुच्छेद SC ST को के संबंध में विशेष प्रावधान करता है। अगर किसी भर्ती में SC ST की पूरे पद नहीं भरे जाते, खाली रह जाती है या बैकलॉग रह जाते हैं, तो आगामी वर्षों में उन पदों को SC ST के अभ्यर्थियों के द्वारा ही भरा जाए,
ऐसा प्रावधान अनुच्छेद 16(4) में किया गया। इन दोनों ही संविधान संशोधनों को संसद द्वारा स्वीकार किया गया। तो आरक्षण जो है वो SC ST OBC को प्राप्त है, लेकिन प्रमोशन में आरक्षण SC व ST वर्ग को ही प्राप्त है, OBC वर्ग को प्राप्त नहीं है। फिर आगे पढ़ते हैं जी रोहिणी आयोग। मोदी सरकार ने OBC वर्ग को अनेक उपश्रेणियों में बांटने के लिए अक्टूबर 2017 में एक जी रोहिणी की अध्यक्षता में एक आयोग गठित किया। वर्तमान सरकार का मानना था कि OBC वर्ग में कुछ जातियां, विशेषतः जाट, यादव, सैनी ही इसका लाभ प्राप्त कर रही हैं, शेष जातियां को इसके लाभ से वो वंचित रह रही हैं। इसलिए OBC वर्ग को भी अनेक उपश्रेणियों में बांटने के लिए या उसकी समीक्षा के लिए वर्तमान मोदी सरकार ने जी रोहिणी की अध्यक्षता में एक आयोग गठित किया, जिसे जी रोहिणी आयोग के नाम से जाना जाता है। अक्टूबर 2017 में इसका गठन हुआ। इसके साथ ही 123वां संविधान संशोधन विधेयक 2017 123वां संविधान संशोधन विधेयक 2017 संसद में पेश किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य था राष्ट्रीय पिछड़े आयोग को संवैधानिक दर्जा प्राप्त करना। हमने ऊपर पढ़ा अनुच्छेद 338 के तहत पिछड़े वर्ग को भी संवैधानिक दर्जा प्रदान किया जाए, इसके अधिकार क्षेत्र में वृद्धि की जाए, क्योंकि SC और ST वर्ग को SC ST आयोग जो है उनको संवैधानिक दर्जा प्राप्त है, OBC आयोग को संवैधानिक दर्जा प्राप्त नहीं है। इसलिए केंद्र सरकार ने 123वें संविधान संशोधन अधिनियम 2017 के तहत OBC आयोग को संवैधानिक दर्जा देने का प्रावधान किया गया था तथा इसके अधिकार क्षेत्र में भी वृद्धि करने का प्रावधान किया गया, लेकिन अभी तक यह संविधान संशोधन अधिनियम पारित नहीं हुआ। तो दोस्तों, आज का वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगा। कमेंट्स, लाइक, सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।